डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CUET UG, यस, यही होता है यूट्यूब में। मेरे अधिकतर फॉलोअर जो हैं पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं और कमेंट देख के मुझे लगता है कि अधिकतर मेरे पीजी की जो ईटी दे रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट, वही इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको पता लगेगा कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें रिलेवेंट आपके लिए। ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, CUET PG। और इसलिए ऐसा होता है कि 12th जो है वो कोर है। इवन आप आईएएस के एग्जाम देंगे सिविल सर्विसेज, तो आपको 12th की किताब पढ़नी पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस में, इसीलिए। लेकिन ये वीडियो प्राइमरली जिनके लिए बनाया गया है, आई होप कि वो जल्द ही इस पे आएंगे और उनको पता लगेगा कि बेस्ट जो कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन है वो इस चैनल पे है, इससे अच्छा कहीं नहीं है, और वो इसके कम्युनिटी के पार्ट बनेंगे। तो वेलकम है, स्वागत है आपका स्टूडेंट, यदि आप यूजी CUET दे रहे हैं, और उनका भी जो मेरे स्टूडेंट्स है। सो वेलकम बैक। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिस्टम ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि कांग्रेस सिस्टम जिसको रजनी कोठारी ने कहा था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस बिगिन द सेट ऑफ वेरी गुड 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है मैचिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो आजादी के बाद जो पार्टीज बनी, और उसके इंपॉर्टेंट लीडर जैसे सी राजागोपालाचारी। आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो इंडियन थे। माउंट बेटन जब चले गए तो उसके बाद 1948 से लेकर 50, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तब तक गवर्नर जनरल ही जो है हेड ऑफ स्टेट होता था, प्रेसिडेंट नहीं होता था। और एक तरह से मोनार्क जो इंग्लैंड की थी वही मतलब उसको रिपोर्ट करता था। इस तरह का अरेंजमेंट था, डोमिनियन स्टेटस थे, कंप्लीट रिपब्लिक नहीं थे बिटवीन 1947 एंड 50। तो उसमें ये गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी ने बाद में जो है स्वतंत्र पार्टी बनाया। आप इसको इससे मैच को, स्वतंत्र पार्टी एक तरह का, इसे आगे क्वेश्चन में मैंने बनाया है, वो एक तरह का वो यूएसए के सपोर्ट, कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, जो अभी भारतीय जनता पार्टी अपने नए अवतार में है। आचार्य नरेंद्र देव बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर थे, वो पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे जयप्रकाश नारायण और लोहिया के साथ में। बाद में इन लोगों ने मिलकर के अलग जो है अपनी सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बना ली थी। तो ये डेट भी आगे आपको मैं पूछ भी रहा हूँ। और ऐसे डांगे जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक तरह से संस्थापक जैसे थे। एम एन रॉय भी थे, 1925 में बनी थी। तो इससे आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ तो मैंने मैचिंग दिया हुआ है। और इस तरह के आपको इंफॉर्मेशन एकदम ही पता होने चाहिए कि कौन इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो पार्टी कब बनी है, उस पार्टी की थोड़ी बहुत एक एक लाइन की आइडियोलॉजी, ये आपको पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने कहा था कि डेट है, ये तो बस रटने वाली बात है। स्वतंत्र पार्टी जो है 1959 में बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले इन सब में बन गई थी 1925 में। सोशलिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस से अलग होकर के जस्ट आजादी के बाद, तब तक जो है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। और कांग्रेस आपको पता है एक ऐसा था, इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्शंस थे। सोशलिस्ट पार्टी है वो भी उसमें है, उसमें कैपिटलिस्ट पार्टी जैसे जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरलिज्म, वो भी चाहने वाले लोग थे। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों का वो एक तरह से समूह था। तो उसमें जो है एक सोशलिस्ट पार्टी भी एक समूह था। लेकिन बाद में गांधी नेहरू से डिफरेंस होकर के लोहिया और जेपी और आचार्य नरेंद्र देव ने, इन सब ने मिल करके सोशलिस्ट पार्टी बना ली। और इसकी इसकी एक और कहानी आप देखेंगे तो इसकी इतनी बार टूटन हुई है, इतनी बार इसमें स्प्लिट हुआ है, इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं। आज भी जो है सोशलिस्ट पार्टी डिफरेंट डिफरेंट तौर पे नजर आती है, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, समाजवादी पार्टी यूपी में, और बीजेडी उड़ीसा में, कर्नाटका में जेडीएस, एंड तमाम तरह की जो पार्टी है, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल जो हरियाणा, ये सब सब सोशलिस्ट पार्टी के टूटे टूटे हुए जो है वो अंग हैं। तो उस समय में भी काफी इसकी टूटन हुई थी। पीएसपी बना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना, फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना, और इस तरह से वो एक दूसरे में विलय विलय होते रहे। मतलब उसको आपको समझना भी बहुत डिफिकल्ट है कौन पार्टी कब टूट गया। सोशलिज्म इंडिया में जो सोशलिस्ट पार्टी का इतिहास है वो टूट का इतिहास है, इधर उधर विलय का इतिहास है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी भी अदा करते हैं ये सोशलिस्ट पार्टीज। तो उसके जो मेन जो फाउंडर था, वो फाउंडिंग सोशलिस्ट पार्टी ये था जो 1948 में बना था। तो भारतीय जनसंघ जो है 1951 में, इसको आप उससे मैच कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र पार्टी जो है वो, इसका एक एक लाइन का आइडियोलॉजी इसमें लिया गया है। स्वतंत्र पार्टी को आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये जो है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब कि
लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो अल्टीमेटली जीता पूरे दुनिया में। कोल्ड वॉर मैंने आपको बताया, खत्म होते होते यही आइडियोलॉजी जो है दुनिया में बच गई, और आज के समय में पूरी दुनिया जो है उसने इसको अपना लिया, जिसको नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी प्लस फ्री मार्केट इकोनॉमी, यही है। तो स्वतंत्र पार्टी उसको ही फॉलो करती थी। वो यूएसए से करीबी रिलेशन रखना चाहती थी, जिस तरह से हम सोवियत रूस की तरफ झुके थे वो उनको पसंद नहीं था। स्वतंत्र पार्टी का बाद में कोई इतिहास बचा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो अभी भी है, ये तो सोशलिज्म की पार्टी है। आपको पता है सोशलिज्म कम्युनिज्म जो टिपिकल होती है। सोशलिस्ट पार्टी जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाते थे। इनका कहना था कि डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूनियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर होनी चाहिए, जो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होनी चाहिए। भारतीय जनसंघ जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म जो सावरकर ने दिया था उस पे वो चलते थे, हिंदुत्व पे, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, इस टाइप की बात जो है भारतीय जनता पार्टी अभी भी करती है। तो आप इसको इस तरह से मैच कर लीजिए। एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, तो आपको ये डेट एकदम बिल्कुल याद रखना है। ईयर जो है 1952 में। इससे क्या हुआ? सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 में हुई, और थर्ड 1962 में, और फोर्थ जो है 1967 में। जहां तक कि इनका जो है चला, मतलब कांग्रेस का डोमिनेंस चला, जिसको सिंगल पार्टी डोमिनेंस आप कह सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ये सबसे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं इसको। इन सब में आपको उलझाने के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन नहीं है, वोटिंग मशीन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे एक आउट ऑफ सिलेबस में दे रहा हूं, लेकिन क्या पता पूछ दे, वीवीपैट का क्या फुल फॉर्म है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या है? बेसिकली ईवीएम में जब आप बटन प्रेस करते हैं तो कू ऐसे आवाज करती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली आपने जो, जैसे बीजेपी को बटन दबाया है तो वही हुआ या नहीं। तो आदमी को थोड़ी शंका रहती है। उसको दूर करने के लिए एक आपको पेपर का, जैसे आपको एटीएम में निकलती है उस टाइप का एक आपको रिसीट निकल आएगा, उसमें लिखा रहेगा यू वोटेड बीजेपी, तो उसको वीवीपैट कहते हैं। और अभी पहले ये था कि कुछ 5% या कुछ वीवीपैट होना चाहिए, अभी शायद 100% वीवीपैट की भी ऑर्डर दी गई। इसको आप नेट पे पढ़ सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडिया स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम? ईवीएम का इतिहास जो है बहुत, ये मैंने ईसीआई के वेबसाइट से लिया है। इनका कहना है कि ईवीएम तो पहले, सबसे पहले 82-83 में ही केरला में कुछ इलेक्शन में यूज किया गया था। बाद में 11 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में यूज किया गया, एक यूनियन टेरिटरी में। लेकिन 1984 आते आते सुप्रीम कोर्ट में इसमें चैलेंज किया गया कि ये इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 उसको आप अमेंड नहीं कर देते हो, जिससे कि इलेक्शन इंडिया में होती है, तब तक आप ईवीएम नहीं यूज कर सकते। वो 90 में खिसक गई। 1990s में 98 से लेके इसका यूज जो है काफी शुरू हुआ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक साल ऐसा आया जब पूरा हम फुल्ली शिफ्ट कर गए, 2004 के इलेक्शन में, जो वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी तरह से हम ईवीएम पे शिफ्ट कर गए। अब तो ईवीएम अभी भी, लेकिन ईवीएम का जो है चैलेंज होता है, इस पे काफी हैकाथन हुई है। मतलब कई लोग कहते हैं कि इसमें हैकिंग की जा सकती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं, ये हैकिंग नहीं है, ईसीआई इसको मानता नहीं। इस पे चल रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दुनिया के अधिकतर जो कंट्री है वो ईवीएम से नहीं करके डेमोक्रेसी में वो अभी भी बैलेट पेपर से करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट लगता है। लेकिन इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है कि इसमें उसमें बहुत दिन लगते हैं काउंटिंग में, तो यहाँ पे ईवीएम की जरूरत टेक्नोलॉजी की है। लेकिन इंग्लैंड सब में, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे अभी भी बैलेट पेपर से होती है। द सेकंड लार्जेस्ट, 8 नंबर पढ़ रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी 1967 तक, तो जो उसके पीछे जो पार्टी जो रहती थी, जो कि बहुत डिस्टेंट फर्स्ट, मतलब एक रनर जो है जब पूरा विन कर चुका, उसके बहुत देर बाद जब दूसरा रनर आता है, तो उस टाइप का जो है वो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका बाद में टूटन हो गया 1964 में। चाइना के वॉर जब हुआ ना, तो दो पार्ट में टूट गई। सीपीआईएम जो है वो चाइना की तरफ चली गई, जो आज ज्यादा डोमिनेंट है सीपीआई से, और सीपीआई जो है सोवियत रूस की तरफ झुकी हुई पार्टी थी, दोनों में टूट हो गई। Which of the following articles of constitution is concerned with state emergency in India? ये आपके टेक्स्ट में है इसलिए मैंने दिया है, लेकिन यहाँ उससे भी इंपॉर्टेंट दो, आर्टिकल 356, जहां पे कि गवर्नर के रिपोर्ट पे या अदरवाइज यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में स्टेट की सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो वहां स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। उस केस में एक तरह से केंद्रीय सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट, वो वहां पे शासन करने लगती है।
थ्रू गवर्नर, उसको गवर्नर राज भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट राज भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का राज भी कर सकते हैं। इसको आर्टिकल 356 कहते हैं। इसका बहुत मिसयूज हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है जो सेंटर में रही है, और इसके चलते 1994 में एसआर बोम्मई केस का जजमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे कंडीशन लगा दिए कि इस कंडीशन पे आप 356 लगा सकते हैं। उसके बाद से 356 का यूज या मिसयूज बहुत ही कम हो गया है। एसआर बोम्मई केस, इसको आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि और आर्टिकल जो है 352 जो है वो याद रखनी है, नेशनल इमरजेंसी इससे लगती है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल को यूज करते हुए नेशनल इमरजेंसी लगाया था, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो आज तक फॉर्चुनेटली नहीं लगी है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर लेड बाय अम्बेडकर? अम्बेडकर जी ने काफी सारे पॉलिटिकल पार्टी बनाए, उसको लीड किया, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन दलित पैंथर जो है उन्होंने नहीं किया था। दलित पैंथर महाराष्ट्र में दलितों की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिलिटेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी या है आज, इसका इतिहास आप पढ़ सकते हैं। तो 1 2 3 11 नंबर देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पहली मिनिस्ट्री बनी 1952 में, जनरल इलेक्शन हुआ और उसके बाद मिनिस्ट्री बनी, तो इनफैक्ट उससे पहले ही मिनिस्ट्री बन गई थी। उसमें बहुत मिनिस्ट्री उससे पहले बन गई थी, इस बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम आजाद हुए थे। उसमें जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत सही लोगों को लिया गया था, जो उस समय में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उनको बनाया गया था। दूसरी खास बात यह थी कि उस समय ये नहीं देखा गया था कौन विरोधी दल के हैं, कौन विरोधी विचारधारा के। जैसे अंबेडकर जी जो कि कांग्रेस से हमेशा लड़ते रहे, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, याद रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो एक तरह का वो नेशनल गवर्नमेंट था। मतलब नेहरू जी, उस समय नेशनलिज्म की भावना थी, इंडिया आजाद हुआ है, उस समय पार्टी पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कि ये उस पार्टी के हैं तो हमारे विरोधी हैं तो उनको कैसे मंत्री बने। अभी आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के सरकार में कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थक जो है मंत्री बने, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं आप, उल्टा भी नहीं सोच सकते। मौलाना, तो उसे मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, बड़े विद्वान थे। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। रफी अहमद किदवई जो है कृषि में बहुत इंटरेस्टेड थे, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर। आज भी जो है रफी अहमद किदवई भवन है, जो इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप दिल्ली में कहते हैं, आप देखेंगे रफी भवन लिखा हुआ है। तो ये आप मैच कर लीजिएगा यहाँ पे। कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन, कांग्रेस का जो डेट है, ईयर, वो जरूर आपको याद रखना चाहिए, 1885, 1885। तो 100 सालों से भी ज्यादा इसका इतिहास है। हु फाउंडेड कांग्रेस, ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ए ओ ह्यूम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि पहली जो बैठक इसकी हुई उसमें शायद 78 डेलीगेट केवल थे, मुंबई में हुई थी। उस बिल्डिंग का भी नाम कई बार पूछा जाता है, कोई स्कूल था, ठाकुरदास कुछ था, उसमें हुई थी। वो सब भी क्विज क्वेश्चन है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि WC बैनर्जी, WC बैनर्जी, इसका इनका स्पेलिंग तो मैं गलत लिख रहा हूँ, चेक कर लीजिए। WC बैनर्जी जो हैं वो फर्स्ट जो हैं वो उन्होंने चेयर किया था, वो प्रेसिडेंट थे। एओ ह्यूम प्रेसिडेंट नहीं बने थे, किसी इंडियन को बनाया। एओ ह्यूम जो है वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कोट आता है कि अब किसने ये कहा था, ये भी आप नेट पे खोज सकते हैं कि एओ, ये माना गया था कि एओ ह्यूम जो है वो एक तरह का जो कांग्रेस बना रहे हैं वो सेफ्टी वॉल्व होगा, एक प्रेशर ग्रुप जैसा होगा जो पेटिशन देगा, प्रेयर देगा, जिससे कि लोग भड़के नहीं। तो अंग्रेज लोग ये सोच रहे थे, शासक जो थे, कि कांग्रेस जो है वो हमें जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है उसी तरह का हेल्प करेगा। और कांग्रेस के जो ये लीडर थे वो सोच रहे थे कि एओ ह्यूम जो है उसको हम लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, उसे हम विस्फोट करेंगे। ये बात भी किसी ने कही थी। तो एओ ह्यूम। Which of the following is wrong about assembly election 1957 of Kerala? Kerala was first state, ये याद रखिएगा, जहां पे कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई थी एज अर्ली एज 1957 में ही। और वहां पे नंबूदरी-पाल जो है चीफ मिनिस्टर बन गए। सीपीआई वहां पे मतलब कम्युनिस्ट राज, ये कहीं पे भी कम्युनिस्ट पार्टी का डेमोक्रेटिक इलेक्शन से शासन होना शायद पूरी दुनिया में ये एग्जाम्पल था। लेकिन 1959 में 2 ही साल बाद जो है यूनियन गवर्नमेंट ने उसको गिरा दिया, मतलब डिसमिस कर दिया, जो कि अगेन मतलब सही नहीं होगा। उसके अगेंस्ट में उन्होंने काफी हल्ला किया, सड़क पे उन्होंने आंदोलन सब भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इट वॉज ए काइंड ऑफ मिसयूज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जो यहाँ लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर में वो जीत गए और फिर से रिस्टोर हो गए, सर रिस्टोर नहीं हो पाई थी। तो इसलिए डी इसमें जो गलत है।
व्हेन इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म, तो इलेक्शन कमीशन 1950 में बना दिया गया था, लेकिन इसको 2 साल इलेक्शन करने में लगे। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना मैसिव इलेक्शन था, पूरे वोटर का लिस्ट बनाना और सबको तैयार करना, मशीनरी पूरे को अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट, 2 साल लगा। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड जो है वो कौन थे? ये क्विज क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। वही जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन थे, सी राजगोपालाचारी, वही जो कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, भारत रत्न अवार्ड। द पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंट कब तक रहा? तो अब ये मैंने कई बार आपको बता दिया कि ये 1952 से 1967 के बीच में रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मेरे पीजी के स्टूडेंट जानते हैं, जानना चाहिए। इस सिस्टम को, जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस, उसको मॉरिस जॉन्स ने सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहा, सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। लेकिन रजनी कोठारी ने इसको जो है, रजनी कोठारी एक थिंकर थे मॉडर्न पॉलिटिक्स में इंडिया के, उन्होंने इसको कांग्रेस सिस्टम कहा। इस पे उन्होंने एक बुक भी लिखा, ऐसे लिखा कांग्रेस सिस्टम, और ये बहुत फेमस हुई। 1960s में उन्होंने ये बात कही थी, कांग्रेस सिस्टम। फिर उन्होंने डिमाइस ऑफ कांग्रेस सिस्टम भी ऐसे लिखा था जब ये ढह गई। तो ये जो कांग्रेस सिस्टम कह लीजिए या सिंगल पार्टी डोमिनेंस, ये चला 1952 से 1967, मतलब फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। 1967 वाज ए वाटरसेड इलेक्शन, जिसमें पहली बार जो है कई राज्य में, सेंटर में तो किसी तरह कांग्रेस की सरकार बन गई बहुत ही डाइल्यूटेड मेजोरिटी से, लेकिन राज्य में जो है 7-8 राज्य में संयुक्त विधायक दल, मतलब कि कई सारे अपोजिशन ने मिल करके जो है सरकार बनाई थी। और इन सब की जो धुरी थे एंटी कांग्रेसिज्म के, वो लोहिया जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द पोल फॉर एंटी कांग्रेसिज्म इन इंडिया इन द 1960s? वो थे राम मनोहर लोहिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के जो मैंने आपको बताया, जो इंडियन थे, सॉरी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपाल, जो इंडियन थे। वैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, कुछ समय तक वो थे। उसके बाद राजागोपालाचारी आए। तो 2 गवर्नर जनरल हम लोगों ने देखा जब हम आजाद हुए, एक अंग्रेज और एक इंडियन। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट कांग्रेस डोमिनेशन? तो कांग्रेस डोमिनेशन देखिए, इट्स मेन कॉज वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फैक्शंस, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं, डिफरेंट फैक्शंस का समूह था, इसलिए हर पार्टी का आइडियोलॉजी उसमें छिपी हुई थी। कुछ हिंदुत्व, कुछ लेफ्ट सोशलिस्ट, तो कुछ कैपिटलिस्ट लाइक दैट, कुछ किसान मजदूर के बारे में बात करने वाले, तो कुछ मिल मजदूरों के बारे में या फैक्ट्री ओनर के बारे में। आइडियोलॉजीज एंड द रीच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि इसके हर प्रोविंस में ऑफिस थी जो उस समय में किसी की नहीं थी, और इसकी पॉपुलरिटी थी, आजादी दिलाया था, इस चलते ये डोमिनेट की कुछ साल तक। इट्स डोमिनेशन लास्टेड अंटिल 1980s। नो, आपने देखा कि 1967 में ये डोमिनेंस लगभग खत्म हो गया। तो बी गलत है। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज वन पार्टी डोमिनेशन, फ्रॉम दैट इट वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक मींस टू विन इलेक्शन। देखिए आगे मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें बनाया भी है। इसमें यह है कि जैसे आप ले लीजिए, चाइना है, सीरिया है, क्यूबा है, बहुत सारे एरिट्रिया है, वहां पे मतलब सिंगल पार्टी, मतलब दूसरे को आप आने ही नहीं दे रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक मींस से सबको अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पार्टी थे, 20 से भी ज्यादा पार्टी ने फर्स्ट इलेक्शन में ही भाग लिया था, और भी ज्यादा, मैं तो मेमोरी से बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो यहाँ डेमोक्रेटिक वे में सबका रास्ता खुला हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस बिकॉज ऑफ जो फैक्टर भी मैंने बताया उसके चलते डोमिनेट थी, ये अलग था। इट्स कैरेक्टरिस्टिक मैच द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सही बात है, विच डोमिनेटेड द साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स आफ्टर फाइटिंग द अपार्थाइड रेजिम। जो उसके नेल्सन मंडेला जो उसके लीडर थे, ANC के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस जैसा मिलता था। वहां भी कोई बंदिश नहीं थी, और पार्टी आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो उसकी डोमिनेंस चलती थी। What are the prerequisite and necessary condition for holding an election? मतलब जो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या होने से इलेक्शन हो सकता था। देखिए, डेलिमिटेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, ये बहुत जरूरी था। कि इलेक्टोरल डेलिमिटेशन क्या होता है, ये टर्म जो है हमारे पीजी के स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए। डेलिमिटेशन मतलब जब कंस्टिट्यूएंसी का बाउंड्री, वो कोई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के बराबर नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा का जो कंस्टिट्यूएंसी होता है उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिले होते हैं, तो आपको बाउंड्री खींचना पड़ता है कि ये जो बाउंड्री है, सपोज ये बाउंड्री पता लगा कि ईस्ट दिल्ली है, तो इस दिल्ली का जो कंस्टिट्यूएंसी है आपको बाउंड्री खींचनी पड़ेगी, इसको डेलिमिटेशन कहते हैं। तो ये जरूरी होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। डेलिमिटेशन कमेटी होती है। प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, सबसे अधिक टाइम लगता है इलेक्शन में कौन कौन वोटर होंगे उसका रोल बनाना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, लेकिन फिर भी पहले तो
घर घर जाकर के इसकी होती थी, बहुत मुश्किल होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब लाखों लोग चाहिए होता है पूरे, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल, सबके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन कुछ समय के लिए अपने अंडर ले लेती है। और ये चीज की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट ऑफ कैंडिडेट टू मेक इलेक्शन पॉपुलर, चाहिए नहीं चाहिए जरूरत नहीं है, कैसा एडवर्टीजमेंट इज नॉट ए नेसेसरी प्रीकॉजिट होता है। अब यहाँ पे एक मेरे जो पीजी के स्टूडेंट है उनके लिए कि जो डेलिमिटेशन होता है यूजी के लिए, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें कई बार घालमेल की जाती है। जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसको कंस्टिट्यूएंसी के बाउंड्री को थोड़ा बहुत खिसका उसका देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर समुदाय का बहुत वोट है, तो अब उसको लग रहा है कि नहीं उस समुदाय से हमें नहीं वोट मिलेगा, तो वो यहाँ काट देंगे। तो इस तरह के हेरा फेरी को जो अमेरिका से शुरू हुई जेरी मेंडरिंग कहते हैं। जेरी मेंडरिंग जो है या गैरी मेंडरिंग जो है वो डेलिमिटेशन जो कंस्टिट्यूंसी का होता है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करना कि आपको वोटिंग में फायदा हो। जेरी गैरी मेंडरिंग या जेरी मेंडरिंग, स्पेलिंग जी से स्टार्ट होता है, जेरी मेंडरिंग। ये याद रखिएगा मेरे दोनों स्टूडेंट यूजी पीजी। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, ये तो पीजी के स्टूडेंट को भी पूछा जाता है क्विज में, इसका नाम सुकुमार सेन था। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूं इस तरह के वीडियो को कैसे आप बेस्ट यूज करते हैं। पहले आप इसको पॉज कर लीजिए, जैसे ही ये स्लाइड आए पॉज यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर इसको अपने से सॉल्व कीजिए और फिर उसको आगे बढ़ाइए, देखिए सर ने क्या ठीक किया। Which of the following is wrong about Congress Party? It was founded as a political party in 1985. चलिए इस पे लौट के आते हैं। Dominated Indian politics 1952 to 67, सही है। फाउंडर ऑफ कांग्रेस A.O. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी और कुछ लोगों ने मिलकर किया था। इट प्लेड बोथ रोल्स इन 50-60 इन पावर, मतलब पार्टी इन पावर एज वेल एज पार्टी इन अपोजिशन, दोनों का ये काम करता है। आपके एनसीईआरटी में एक कार्टून भी है जिसमें कि मतलब एक साइड में वो पावर और दूसरी साइड में से रस्साकसी हो रही है। दोनों का काम कांग्रेस करता था, अपोजिशन का भी काम इसी को करना होता था। इसके जो कुछ फैक्शंस जो है वो सरकार का अपोज करते थे, कुछ फैक्शन सपोर्ट करते थे, तो ये भी सही है। तो ये गलत, देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा वो कंफ्यूजिंग लग सकता है। कांग्रेस एक्चुअली जो फॉर्म हुई थी, एओ ह्यूम ने किया था, वो जस्ट एक प्रेशर ग्रुप था, एक सेफ्टी वाल्व की तरह, कि वो सरकार को जनता की जो भावना है उसको पोलाइट वे में पहुंचाएगा, पिटीशन देगा, प्रेयर देगा, रिक्वेस्ट करेगा कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे बनी, गांधी जी ने बेसिकली इसको एक मास पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में हम आजाद हुए, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक भी हमारे पास गवर्नमेंट थी। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, इलेक्शन के बाद फिर से जो है गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसमें अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि मैंने आपको बताया भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनको भी मंत्रालय में नेहरू जी लाए। जयप्रकाश नारायण नहीं शामिल हुए, इनको शायद कहा गया था लेकिन शायद ये सोशलिस्ट पार्टी के थे, ये शामिल नहीं हुए थे। नेहरू जी तो उसके चीफ ही थे, तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव हैड वन पार्टी डोमिनेंस बाय अनडेमोक्रेटिक मींस। आपकी एनसीईआरटी किताब कहती है कि म्यांमार अभी भी वहां पे जो है हुंता है। अभी तो डेमोक्रेसी आई है, लेकिन उस समय में जब आपका किताब लिखा जाता तो म्यांमार में अनडेमोक्रेटिक मींस से जो है एक पार्टी का शासन चला है। बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया, ये सब ऑथोरिटेरियन टाइप के रूल रहे हैं। तो उसमें जो है चारों आपका कहता है कि ये कांग्रेस सिस्टम जैसा नहीं था, जहां पे कि डेमोक्रेटिक मीन से एक पार्टी डोमिनेट करती है कि तुम भी आओ लेकिन हम डोमिनेट करेंगे। जहां के रेस में केवल एक ही दौड़ाक हो, तो वो सिस्टम इन सब कंट्री में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेजर हर्डल बिफोर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। तो यदि आप देखें तो वाइड स्प्रेड इलिटरेसी इंडिया में रही है, ये बात तो है। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज ए मैमथ एक्सरसाइज, मतलब क्या क्या समस्याएं थी, इतना बड़ा एक्सरसाइज था। मिलियंस ऑफ पीपल ड्यू टू इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, इट वाज स्टार्ट ऑफ ए लार्जेस्ट democratic election in the world, अभी भी लार्जेस्ट है। Nearly 40 lakh women were not recorded in the list, they were simply listed as wife or daughter। कितनी बड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये नहीं था। इंडिया वाज ए पुअर नेशन, डेमोक्रेसी वाज ओनली पॉसिबल इन प्रॉस्परस वेस्ट। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी इंडिया ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी पुअर नेशन। वैसे ये थ्योरी भी है कई बार कि जितना ज्यादा प्रॉस्पेरस नेशन होता है उतनी ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, लेकिन ये इंडिया ने इसको एक तरह से गलत साबित किया। यहाँ पे भूखे नंगे लोगों के बीच में भी डेमोक्रेसी फली फूली। मैच कीजिए इसको यहाँ पे सिंबल से। देखिए अभी सब पूरा रोट लर्निंग है, कब कोई पार्टी बनती है, उसका क्या सिंबल है, ये सब बिल्कुल तोते की तरह रखने वाली है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन एग्जाम में आपको रखना पड़ता है। तो स्वतंत्रता पार्टी का जो सिंबल था वो स्टार था, तारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अभी भी जो है वो हसिया और जो ईयर ऑफ कॉर्न, जो बालियां होती हैं मकई का, और सिकल,
आप समझ सकते हैं, हसुआ टाइप के। एंड सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो बानियान ट्री था, बरगद का पेड़, और भारतीय जनसंघ का अर्दन लैंप। अब तो इनका कमल का फूल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, उस समय में अर्दन लैंप था, उसको मैच कर लीजिए। ऑन विच इशू अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम कैबिनेट। अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था बहुत जल्द ही। उनको तकलीफ थी कि हिंदू कोड बिल लाने में देरी हो रही थी। उनका कहना था कि मतलब उस समय ही उनको फील होता था कि जो सरकार है वो हिंदू भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। और अम्बेडकर तो आपको पता है हिंदुइज्म से थोड़े अलग होते चले गए थे, बुद्धिस्ट हो गए थे, तो हिंदू कोड बिल पे जो है वो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। which was not the principle of भारतीय जनसंघ on which it was based। अभी हिंदू कोड बिल 1956 लिखा है, इसको आप बता दीजिए। हिंदू कोड बिल पे मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मिस्टर आशुतोष, ये मेरे स्टूडेंट हैं जो पीजीईटी के, उन्होंने ये मेरे डायरेक्शन में इसको संकलित किया है। थैंक यू आशुतोष फॉर दिस। एंड क्योंकि मेरे लिए एकदम बिल्कुल असंभव जैसा हो रहा है कि मैं इतने सारे क्वेश्चन बनाऊं, तो मैंने आशुतोष को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने ही वाज सो इंथुजियास्टिक के अपने एग्जामिनेशन के बीच में भी। लेकिन यहाँ पे जो आशुतोष ने ये 1956 लिखा है, मैं इससे एग्री नहीं करता, इसको चेक कर लीजिएगा। हिंदू कोड बिल के बेसिस के आधार पे ये तो आई 1956 में, लेकिन इन्होंने बहुत पहले ही 50s में ही, अर्ली 50 में रिजाइन कर दिया था, शायद 51 सब में ही रिजाइन कर दिया था कैबिनेट से अम्बेडकर जी ने। विच वॉज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ भारतीय जनसंघ ऑन विच इट वॉज बेस्ड। तो यदि आप देखें तो जनसंघ जिसको हमको जानना चाहिए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है सेंटर और मिनी स्टेट में, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये चाहते थे। इनका कहना था कि अखंड भारत होना चाहिए, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन वन लैंग्वेज, सब की बात करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो सावरकर जी ने हिंदुत्व दिया था उसकी भी बात करते हैं। आरएसएस के आइडियोलॉजी पे भी चलते हैं। इंग्लिश एज एन इंडियन नेशनल लैंग्वेज, तो आउटलैंडिश स्टेटमेंट है ये ना, क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। इस टाइप के स्टेटमेंट को पहचानिए, और ये हमेशा गलत ही होता है, इसमें भी गलत है। तो आपको गलत मिल चुका है, फिर भी पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शुड बी बेस्ड ऑन नेशनल कल्चर, तो कल्चरलिज्म, कल्चर, वन, यूनिटी, ये सब जो है भारतीय जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी का भी प्लान है। Which of the following countries constitution only permits single party। अब बाई कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि एक ही पार्टी होगी, उसमें क्या है, फिर तो कोई डेमोक्रेसी रही नहीं। चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। 1 2 3 29 नंबर देखिए, विच पार्टी क्रिटिसाइज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड वांटेड ए क्लोज रिलेशन विद यूएसए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र पार्टी जो राजा गोपालाचारी की थी, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म की समर्थक थी, तो वो डेफिनेटली वो यूएसए के साथ। अब आज देखिए कि एक तरह से समझिए कि जो पार्टी जो भी सत्ता में आती है आफ्टर 1991, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, वो सब जो है झुकी रहती है यूएसए की तरफ और नियो लिबरलाइजेशन की तरफ। तो स्वतंत्र पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी अल्टीमेटली उसको अपनाया कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, लेकिन उस समय में ये जो है अनाथमा था, इसलिए वो पार्टी एक तरह से विलीन हो गई, स्वतंत्र पार्टी। तो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप पीजी के स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो, लेकिन ये जिनके लिए बना है उस तक तो पहुंचाइए, क्योंकि उनको अभी जो बेचारे कोई गाइड वाइड उससे क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस तरह के जो बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो शायद उनको ना मिल रहा हो, इस तरह का एक्सप्लेनेशन ना मिल रहा हो। तो अपने छोटे भाइयों, अपने दोस्त के छोटे भाइयों, अपने रिलेशन में प्लीज फैलाइए, यदि आप ऑल साइंस हेल्प कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं, इसके रीच को बढ़ाना चाहते हैं। और इस तरह से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। दिनों दिन मेरे लिए डिफिकल्ट तो होते जा रहा है, क्योंकि अब सैकड़ों की संख्या में मेल आते हैं, तो यदि मैं मेल का जवाब नहीं दे पाता हूं तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं खोज करके जो है मेल को देखता हूं और 1-2 दिनों में सबके जवाब देता हूं। तो आप मेल कीजिए, ट्विटर पे भी आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। बाय, सी यू अगेन। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे फिर एक वीडियो लेकर के CUET UG के लिए।